ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कारणों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले से कारणों को देख लेते हैं, इसके कारण। तो पहला कारण क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन की असफलता। पहला कारण क्या होगा, क्रिप्स मिशन की असफलता। तो जैसे कि हम इससे पहले देखे थे कि क्रिप्स मिशन आता है कुछ ऑफर्स के साथ, लेकिन वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ना तो भारत के लोगों को पसंद आते हैं, ना तो कांग्रेस को पसंद आता है, और ना ही मुस्लिम लीग को पसंद आता है। पहला कारण। दूसरा कारण जो है वो ये रहता है, निरंतर ठीक है। तो भारत पर, क्योंकि हमने पहले जब वहां पर मैप बना था तो हमने देखा था कि जापान जो है वो किसके पास आ गया है, जापान जो भारत के पास आ गया है। तो मान लीजिए कि अगर भारत पर हमला होता है, जापान द्वारा अगर यहाँ पर हमला होता है, तो भाई हम तो नहीं लड़ रहे हैं, लड़ ब्रिटेन रहा है ना। युद्ध किसके बीच हो रहा है, ब्रिटेन के बीच में और किसके बीच में, जापान। ठीक है, ब्रिटेन और जापान, लड़ तो ब्रिटेन और जापान रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन से युद्ध, क्योंकि हमारी पर्सनली जापान के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये दोनों लड़ रहे हैं, इस वजह से जापान जो है, ये स्थितियां कंटिन्यूसली बनते जा रही है कि जापान जो है वो भारत पर क्या करेगा, हमला करेगा। और अगर भारत पर इस तरीके से कुछ हमला होता है तो ना सिर्फ ब्रिटेन का जाएगा, बल्कि भारत में भी क्या होगा, भारत में भी जान माल की बहुत ज्यादा हानि होगी। तो भारत जो है वो इससे भी असंतुष्ट था। ठीक है, पहला तो क्रिप्स मिशन कोई मतलब नहीं बैठा, दूसरा निरंतर जापानी हमले का भय जो था वो भारत पर बना हुआ था। और भय मतलब क्यों भारत पर हमला करेगा, तो हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, भारत और जापान के बीच में कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन बना हुआ था। तीसरा कारण जो हम देखते हैं वो है आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में सामानों की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। ठीक है, जितने भी सामान है, जो बेसिक नीड के सामान है, ठीक है, अनाज है, फल सब्जी, जो कुछ भी है, उन सब के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वर्तमान में भी कहीं ना कहीं हम इसी टाइप की चीज़ों से गुजर रहे हैं, कोरोना की वजह से, सरकार द्वारा सही नीतियों को नहीं लाने की वजह से, कि कोरोना की वजह से क्या हुआ है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सामान के दाम जो है शॉर्टेज हो गया है, इसलिए आसमान छू रहे हैं। ठीक है, तो वही स्थिति इस समय पर भी थी, कारण भारत में भी सामानों की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, भारतीय लोगों के पास में पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, और इन सभी चीज़ों की वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो इकोनॉमी थी, वो क्या होने लगी थी, अपने चरम पर पहुंच गई थी, मतलब अपना दम तोड़ने लगी थी। ठीक है, तो भारत की आर्थिक स्थिति भी क्या थी, खराब थी। और कारण हमारा नहीं था, कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटेन का शासन चल रहा है, ज्यादातर जो भी चीजें वो ब्रिटेन कर रहा है, ब्रिटेन के साथ में युद्ध है तो ब्रिटेन को पैसे चाहिए। ठीक है, इसलिए वो भारत में सामानों के दाम बढ़ा रहा है, ब्रिटेन का सामान का खपत ज्यादा भारत में करने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ से भी वो ज्यादा पैसे कमा सके। तो ऐसे बहुत सारे कारण इसके भी हुए। तीसरी चीज हम देखते हैं कि बर्मा और मलायन में जो ब्रिटिश नीति थी, है ना भाई, चौथा जो देखते हैं वो बर्मा और मलायन में जो ब्रिटिश नीति थी,
जो ब्रिटिश नीति थी उससे भी ये साफ हो चुका था, भारत जो है वो पूरी तरीके से समझ चुका था कि ब्रिटेन जो है वो किसी भी हालत में द्वितीय विश्व खत्म होने से पहले हमको किसी भी तरीके का कोई भी सुधार नहीं देने वाला है। तो वो उसका ये कहना था कि हम जो है वो सिर्फ आपको क्या करेंगे, आप हमको सहयोग दो, ठीक है। ब्रिटेन का ये था कि आप हमको सहयोग दो, लेकिन भारत उनकी नीतियों से, अड़ोसी पड़ोसी देशों की नीति से ये पूरी रीति से समझ चुका था कि द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को किसी भी टाइप की स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, किसी भी तरीके की कोई रिफॉर्म्स या सुधार नहीं मिलने वाला, बल्कि ब्रिटेन के युद्ध के कारण कंटिन्यूसली इस बात का डर बना हुआ है कि जापान जो है वो भारत पर हमला कर देगा, ठीक है। इन्हीं सब, ये कुछ प्रमुख कारण थे, इन्हीं सब डर की वजह से भारत जो है ना, क्या करता है, भारत जो है एक प्रस्ताव लाता है, जिसे हम किस प्रस्ताव के रूप में जानते हैं, वर्धा प्रस्ताव, ठीक है। क्या प्रस्ताव लाता है, वर्धा प्रस्ताव लाता है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन या जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं उसको पारित किया जाता है, ठीक है। उसमें जाने से पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड को समझेंगे कि जब ये सारे कारण आए, ठीक है, ये जब ये चारों पांचों जो कारण हैं, इन सब के कारण भारत को तो ये समझ में आ गया था कि भाई ये हमको कुछ रिफॉर्म्स या हमको कोई सुधार तो देगा नहीं, इसलिए सबसे अच्छा ये है कि ब्रिटेन को भारत क्या करना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए, है ना भाई। ब्रिटेन जो है अब भारत से निकल जाए और भारत को आजादी दे दे। यही कारण था कि वर्धा, है ना, कब, जुलाई 1942 को, ठीक है, क्या किया जाता है, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया जाता है, ठीक है। किसको प्रस्ताव को पारित किया जाता है, वर्धा में कार्य, ये कोई जनरल उनका अधिवेशन नहीं था, ये याद रखना, ठीक है। ये कार्यकारिणी समिति की मीटिंग थी, वहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। और इस सभा के जो अध्यक्ष है वो रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। कौन रहते हैं, वर्धा प्रस्ताव के, वर्धा में जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है उसके अध्यक्ष मौलाना आजाद, ठीक है। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जुलाई 1942 में वर्धा में एक कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन को, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन को पारित कर दिया जाता है, इस प्रस्ताव को। और इसके अध्यक्ष जो है वो मौलाना अबुल कलाम रहते हैं। ओके, समझ में आया आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि इस तरीके से क्यों भाई, कारण क्या रहा, हमको तुरंत ये लगा, गांधी जी को तुरंत ये लगा कि ये सब कारणों की वजह से हमको तो कुछ फायदा होगा नहीं, लेकिन हमको जापान का अगर हम पर हमला कर दिया तो हमको युद्ध झेलना पड़ेगा, ठीक है। यही कारण है कि वर्धा प्रस्ताव में क्या किया जाता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित, उसका जो प्रस्ताव रहता है उसको पारित किया जाता है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है, इससे भारत के कई नेता जो है, कांग्रेस के कई नेता वो सहमत नहीं रहते हैं। विशेषकर सी राजगोपालाचारी क्या करते हैं, है ना, सी राजगोपालाचारी क्या करते हैं, वो कांग्रेस मतलब इससे असहमत होते हैं और कांग्रेस ही क्या करते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं।
सी राजगोपालाचारी जी का ये कहना था कि भाई अभी तो भारत मतलब ब्रिटेन जो है वो किस में है, क्या बोलते हैं, युद्ध में है ना भाई। ब्रिटेन जो है वो अभी युद्ध लड़ रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर हमला करना या ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट चलाना ठीक नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण वो ये कहते हैं कि अगर मान लो आपने ये आंदोलन किया भी और ये सफल भी हुआ तो दो चीजें होंगी, ठीक है, क्योंकि उस समय पर जापान और जर्मनी दोनों ही द्वितीय विश्व युद्ध में थे। तो उनका ये कहना था कि अगर इस वजह से भारत छोड़ भी देते हैं, ब्रिटेन जो है वो भारत छोड़ भी देता है, तो जापान या फिर जर्मनी ये दोनों में से कोई एक आके भारत पर कब्जा कर लेगा, तो हमारी स्थिति तो वही बनी रहेगी जो है। इसलिए सी राजगोपालाचारी जो है वो वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव जो रहता है उसका विरोध करते हैं और कांग्रेस क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब हम एक और पक्ष में आते हैं कि जब ये सारी चीजें होती हैं, इस प्रस्ताव को या इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी द्वारा 13 सूत्री कार्यक्रम जो है वो उसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। 13 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। अब इन कार्यक्रमों को समझेंगे। पहला चीज तो ये मतलब ये जो था 13 सूत्री कार्यक्रम, ये किस तरीके से था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको किस तरीके से चलाना है, तो इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। पहला तो कहा गया कि ये जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से होगा, ठीक है। क्या कहा गया कि इसमें कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं होगा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से या शांतिपूर्ण हड़ताल किया जाएगा, पहला। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि नमक बनाया जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे थे हम, बार बार अंग्रेजों से अपनी असहमति जता रहे थे और असहमति जताने के दौरान हम उनको समझा रहे थे कि भाई ये चीजें आप जो हम पर कर लगा रहे हो बेफिजूल का सॉरी, ठीक है, आप जो हम पर क्या कर रहे हो, कर लगा रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। ओके, क्या करेगा, वो भी नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं कि जो सरकार है ना, बार बार क्या करते जा रहे, ठीक है। तो नमक बनाकर, क्या कहा गया, दूसरा पॉइंट क्या है, नमक बनाकर, और अगर आपका नमक बनाने से कोई विरोध करता है तो उसके मतलब अगर आपको कोई नमक बनाने से रोकता है तो उसका विरोध किया जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कहते हैं कि जितने लोग भी सरकारी पदों पर हैं वो क्या दे देंगे, है ना, इस्तीफा दे देंगे। जितने लोग भी सरकारी पदों पर हैं उनसे कहा गया कि आप सभी लोग क्या कर दो, इस्तीफा दे दो, ताकि सरकार को इससे भी क्या हो, असहयोग हो, ठीक है ना, इससे भी असहयोग हो। फिर कहा गया कि सेना में ब्रिटिश शासन की बात जो है वो ना माने। जितने भी सैनिक हैं, चौथा पॉइंट, सैनिकों से कहा गया कि सेना में जितने भी लोग हैं, सेना में वो क्या करे, ब्रिटिश शासन की बात न माने, ठीक है। क्या कहा गया कि जितने लोग भी हैं वो ब्रिटिश शासन की, है ना, बात ना माने। उनसे ये भी आग्रह कहा गया कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप भारतीय लोगों पर ही हमला करो या उन पे गोली चलाओ या लाठी बरसाओ, तो इन सबको आप मत मानो। तो इसके द्वारा ये कहा गया। फिर हम देखते हैं कि राजा महाराजा तथा देशी रियासतों का भी सहयोग इसमें मांगा गया, ठीक है। अपनी 13 सूत्री कार्यक्रमों में गांधी जी ने जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, राजा महाराजा जो थे,
जो भी राजा महाराजा थे जिनका सहयोग हम प्राप्त कर सकते थे उस समय पर, उनसे भी क्या मांगा, सहयोग मांगा। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी ने बंदी बनाए जाने पर प्रत्येक भारतीय इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लो मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ, ठीक है, क्या कहा कि अगर मान लो मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन बंद हो जाएगा, बल्कि प्रत्येक नागरिक को ये समझना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको खुद ही ये समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपको सही डिसीजन लेते हुए जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको क्या करना है, चलाते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो गांधी जी हैं उन्होंने छात्रों का भी आह्वान किया, ठीक है, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, छात्रों का। और यही कारण था कि जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे छात्रों ने क्या किया, स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, है ना भाई, स्कूल कॉलेजेस जो है वो छोड़ दिए और इस आंदोलन से जुड़ गए। ना सिर्फ क्या बोलते हैं इस आंदोलन में भाग लिया, बल्कि जो स्कूल के बच्चे थे वो भी क्या करने लगे कि जो भी स्वतंत्रता से संबंधित जो भी पॉम्पलेट्स होते थे, राष्ट्रीय अखबार होते थे, उनको वो लोग बांटने लगे और अपने स्तर पर, है ना भाई, अपने स्तर पर क्या करने लगे, वो लोग जो ब्रिटिश सरकार है उसको परेशान करने लगे। आपने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा होगा। चलिए एक और नया क्वेश्चन है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बच्चा था जिसने जिसने ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिया था, ठीक है, आपको उसका नाम बताना है मुझे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ और सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप करते जाओगे तो आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये उस समय पर छात्र भी क्या कर रहे थे, वो भी सरकार को परेशान कर रहे थे, कुछ ना कुछ। इस समय पर जो पूरा दौर चल रहा था, हर एक व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सैनिकों से भी आह्वान किया जा रहा है, राजा महाराजाओं से भी आह्वान किया जा रहा है, आम जनता से भी आह्वान किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि गांधी जी ने जो भी किसान होते हैं या भूमि मालिक होते हैं उनसे भी भूमि कर देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। उनसे भी कहा था कि आप किसी भी टाइप का कोई भी भूमि कर मत दो। तो हर तरीके से जब सरकार को ये चीज झेलनी पड़ रही थी तो सरकार जो है वो उससे क्या होगी, परेशान होगी। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया। पहला तो ये कि उनको सरकार गिरफ्तार कर नहीं सकती थी, है ना भाई, क्योंकि वो छोटे 18 उम्र से कम, काफी छोटे बच्चे, तो वो लोग कभी किसी को परेशान करते, कभी गाड़ी पंचर करते, कभी सामान छुपा देते। तो इस तरीके से मतलब बहुत छोटे स्तर पर था, लेकिन वो लोग भी क्या कर रहे थे, अपना अपना सहयोग जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन में दे रहे थे। यही कारण है कि ये आंदोलन बहुत व्यापक तो नहीं चलता है ना, मतलब बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक चला, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इस आंदोलन का जो इम्पैक्ट पड़ता है ना भाई, इस आंदोलन का जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या किया गया था, भारत छोड़ने की या अंग्रेजों को एक्चुअल में विवश किया गया था कि निकलो, तुम्हारा काम अब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को 13 सूत्री मांगों का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम वापस आते हैं। हमने देखा कि वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, इन सभी कारणों को लेकर वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, है ना। भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से इसको पारित किया जाता है। अब सब लोगों से ये कहा जाता है कि भाई आप जो है इस आंदोलन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस आंदोलन में शामिल हो सकते हो, आप इस आंदोलन में शामिल हो और अंग्रेज़ों को विवश कर दिया जाए कि वो भारत छोड़ के चले जाए। यही इसी की शुरुआत जो है वो 8 अगस्त 1942 को, कब, 8 अगस्त 1942 को बंबई का एक ग्वालिया टैंक ग्राउंड जो रहता है, क्या नाम रहता है उसका, ग्वालिया टैंक, ठीक है, ये एक मैदान है ग्वालिया टैंक बंबई में,
ठीक है। यहाँ पर है ना ग्वालियर टैंक बंबई में क्या किया जाता है, वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत इस प्रस्ताव की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, पारित किया गया और उसकी घोषणा कर दी गई। यहीं से, कहां से, 8 अगस्त, यहाँ 8 अगस्त से ग्वालियर टैंक बंबई से इसकी घोषणा कर दी गई, इसकी, है ना भाई, इसको प्रस्ताव को पारित किया करके इसकी घोषणा कर दी गई। और यहीं पर महात्मा गांधी जी ने किसका नारा दिया, करो या मरो। ठीक है, उनका कहना यह था कि अब हमें स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए अब या तो अंग्रेजों को भारत से निकाल देना है या तो इस आजादी की लड़ाई में मर जाना है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा नहीं, 9 अगस्त को इसका एक दिन बीतता है और 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त 1942 से ये आंदोलन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस दिन पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 को क्या हो जाता है, ये पूरे देश में क्या हो जाता है, ये आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये अगस्त हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या में। अब इसका रिएक्शन क्या पड़ता है उसको समझेंगे। इन सभी चीजों का जो रिएक्शन पड़ता है, क्योंकि लोग जो है अब इन चीजों को करना प्रारंभ कर दिए थे, और जैसे ही 8 तारीख को ये पारित होता है और 9 तारीख को इसकी घोषणा होती है, उसके तुरंत बाद ही अंग्रेज सरकार क्या करती है कि जितने भी बड़े भारतीय नेता थे, है ना भाई, जितने भी बड़े भारतीय नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, किसको किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हम देखते हैं कि 9 अगस्त को ही 0 आवर के तहत महात्मा गांधी, एक सेकेंड, ये पेन का इंक खत्म हो गया है ना, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सरोजनी नायडू जी को, ठीक, सरोजनी नायडू जी को, और किसको, मौलाना अबुल कलाम जो थे, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, इनको क्या कर लिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम, इन सभी लोगों को, और भी थे, उनको क्या कर लिया जाता है, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार, गांधी जी जो है उनको गिरफ्तार करके, गांधी जी को जो है गिरफ्तार करके कहां रखा जाता है, आगा खां पैलेस में रखा जाता है। ठीक है, वैसे ही राजेंद्र प्रसाद जो है उनको बांकीपुर के जेल में रखा जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको हजारीबाग जेल में रखा जाता है, जहां से बाद में वो भाग निकलते हैं। ठीक है, और ज्यादातर लोगों को अहमदनगर के जेल, महाराष्ट्र में जो है ना, वहां पर कैदी के रूप में रखा जाता है। अब जो मुख्य लोग थे, है ना भाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, सरोजनी नायडू, जयप्रकाश, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे जो बड़े नेता थे उनको क्या कर लिया जाता है, प्रारंभिक रूप में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में नेतृत्वहीनता की वजह से ये जो आंदोलन है वो क्या पड़ने लगता है, थोड़ा शिथिल पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरे दर्जे के नेता है, जिनमें आएगा नाम उषा मेहता,
ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, मैं आगे बताऊंगी। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। और कौन आते हैं इसमें? अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख नेता होते हैं, जयप्रकाश नारायण, ये कुछ प्रमुख नेता होते हैं जो कि पहले दर्जे के नेता जब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो ये कुछ प्रमुख नेता जो है वो क्या करते हैं, इस आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। क्योंकि अंग्रेज जो है, देखिए, जब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद में ऐसा नहीं था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या की शांत हो गई, लेकिन जब अगर ये लोग इतना सब तमाशा कर रहे हैं ना, क्रांतिकारी अगर इतना सारा तमाशा कर रहे हैं तो ब्रिटिश सरकार भी कैसे पीछे रहेगी। वो क्या करती है, बड़ी कठोरता के साथ में इसका दमन करना शुरू करती है, लोगों पर बेहिसाब डंडे बरसाती है, ठीक है, गोलियां भी कई जगह पर हिंसक घटनाएं भी होती है, बेहिसाब डंडे चलाती हैं, नहीं देखती, मतलब किसी को भी उठा के गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है वो भी इस आंदोलन का बड़ी तेजी के साथ में क्या करती है, दमन करती है। और जैसे कि हमने देखा प्रारंभ में ही 24 घंटे के अंदर ही बड़े नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये सारी चीजें लोगों के अंदर भी एक थोड़ा सा कौतूहल को शामिल कर देती है। इसी बीच जो दूसरे दर्जे के नेता हैं वो लोग इसकी कमान संभालते हैं। मुख्य रूप से उषा मेहता जो है वो क्या करती है, ठीक है, बंबई से, है ना भाई, वो क्या करती है, इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो क्या करती है, रेडियो टेलीकास्ट चलाती है, मतलब छुप के, भूमिगत, क्योंकि ये जो नेता, ये जितने भी नेता हैं ये सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बड़े नेता, क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, बस कोई भी अगर सरकार के विरोध में बोल रहा है उसको पकड़ो और जेल में डालो, बस यही सरकार जो है वो कर रही थी। ऐसी स्थिति में जो जितने भी ये नेता होते हैं भारत में हम देखते हैं कि ये लोग एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाते हैं। अंडरग्राउंड नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि अब छुप के काम करते हैं, और छुप के काम करने की वजह से ये लोगों का सबसे, क्योंकि इस समय पर सरकार ने क्या किया था, न्यूज़पेपर पे बैन लगा दिया था, ठीक है, कोई भी कोई बात को बोल नहीं सकता है, ठीक है, अपना प्रचार, मतलब कोई भी चीज़ का प्रचार या बोल रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं, उस पर बैन लगा दिया था। तो लोगों तक ये जो जनशक्ति है या ये जो आंदोलन का प्रसार है वो कैसा हो, ऐसी स्थिति में ये जो नेता थे वो क्या करते हैं, अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा, जिनमें है उषा मेहता जी द्वारा रेडियो टेलीकास्ट करना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अलग अलग क्षेत्रों से रेडियो टेलीकास्ट करते हैं ना, अलग अलग क्षेत्रों से रेडियो टेलीकास्ट करते थे, बंबई के कभी यहाँ कभी वहाँ, और सरकार जो है वो इनको पकड़ नहीं पा रही थी। और इसी रेडियो टेलीकास्ट या रेडियो प्रसारण के माध्यम से ही ये लोगों में क्या कर रहे थे, सूचनाओं को पहुंचा रहे थे, अपना जो भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में और अंग्रेजों के विरुद्ध में चीज़ों को बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन फाइनली आगे जाकर हम देखते हैं कि सरकार, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, ये जो रेडियो बम्बई में चल रहा था, लेकिन मद्रास तक इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो पहुंचती थी, ठीक है। लेकिन आखिर में जाकर जो ब्रिटिश सरकार है वो इनके ठिकाने को पता लगा ही लेती है और इनको भी क्या कर देती है, गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ जगहों पर क्या होता है कि जो आंदोलनकारी हैं वो लोग क्या करते हैं, मतलब स्वतंत्र कुछ ही समय के लिए, लेकिन वहां पर सरकारों को हटाकर स्वतंत्र कर देते हैं, जैसे, और वहां पर एक नई तरीके की सरकार बनाते हैं। तो इस तरह समानांतर सरकारें जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि बलिया क्षेत्र है ना, बलिया क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश का
मिदनापुर बंगाल का क्षेत्र, सतारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र, इन सबको यहाँ के जो लोग हैं वो स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और यहाँ पर समानांतर क्या बना देते हैं, सरकार बना देते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे आंदोलन का क्या होता रहता है, प्रसार होता रहता है। इसके आगे हम देखते हैं कि गांधी जी को जब आगा खां पैलेस में रखा जाता है, ठीक है, तो गांधी जी जब इतना विरोध चलता है ना, इतना विरोध चलता है, तो गांधी जी से अंग्रेज सरकार आती है, मिलती है और उनसे ये प्रस्ताव रखती है कि आप जो हो वो भाषण दो, आप जो है वो इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कहो। लेकिन गांधी जी इस बात को बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा या उसको समाप्त करने, लोगों को हिंसा मतलब रोकने की घोषणा नहीं करूंगा। तो उनको इस तरीके से उलाहना भी करते हैं वो लोग कि भाई आप तो अहिंसक हूँ बोलते हो, आप तो नॉन वायलेंस का प्रचार करते हो, फिर ऐसा क्यों। तो गांधी जी कहते हैं कि वो अपने से हिंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके द्वारा की गई बड़ी सी हिंसा का छोटा सा प्रति उत्तर दे रहे हैं। तो गांधी जी इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और बार बार जब गांधी जी को इसके लिए फोर्स किया जाता है तो गांधी जी 21 दिन का फास्ट करते हैं, ठीक है, 21 दिन का, उस जेल में रहते हुए ही 21 दिन का इस आंदोलन के समर्थन में और अंग्रेजों के विरोध में 21 दिन का क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे में गांधी जी पूरे देश में जो रहते हैं, गांधी जी के लिए एक टेंशन हो जाए, टेंशन से मतलब है गांधी जी के लिए फिक्र आ जाती है कि अगर गांधी जी, क्योंकि निरंतर उनकी तबीयत जो है वो पहले से ही खराब थी और जब वो 21 दिन के उपवास में गए तो भी उनकी तबीयत जो है वो निरंतर खराब होती जा रही थी और पूरे देश में इस चीज के लिए एक कौतूहल था, लोगों को इस बात का फिक्र था। तो एक बड़ा पैमाना जो है वो फिर से आंदोलन करने लगा। जो आगा खां पैलेस थे उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, उसके सामने में विरोध किया जाने लगा कि गांधी जी को रिहा करो, रिहा करो। और यही चीज है ना भाई, जब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पता चलता है, जब वहां तक ये बात पता चलती है कि गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रख लिया है और साथ ही साथ उनकी तबीयत भी खराब होते जा रही है, ऐसी स्थिति में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद रहती है उसमें भी जो भारतीय रहते हैं, ठीक है, मोदी मतलब उसमें भी जो भारतीय रहते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। कारण मतलब हालांकि ये पहले जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो तो विरोध ही कर रहे थे। लेकिन गांधी जी की स्थिति देखते हुए वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि गांधी जी को जेल से रिहा करना चाहिए और हाँ, गांधी जी को जेल से रिहा करना चाहिए और जेल से रिहा करने के ही पक्ष में अंग्रेज सरकार का विरोध जताते हुए जो कार्यकारिणी परिषद में जो 3 भारतीय रहते हैं वो भी क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन गांधी जी की निरंतर इसका प्रत्युत्तर ये होता है कि जब हर तरीके से विरोध झेलना पड़ता है अंग्रेज सरकार को, है ना भाई, हर तरीके से विरोध झेलना पड़ता है, तो फाइनली गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन गांधी जी बाहर आने के बाद में एक बार फिर से प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अब मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि इस आंदोलन में बहुत अब जान नहीं बची रहती। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बड़ी कड़ाई के साथ मतलब उठा उठा के लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था, अनगिनत बड़ी क्रूरता के साथ में डंडे बरसाए जा रहे थे। ना तो ये देखा जा रहा था कि महिला है, ना तो ये देखा जा रहा था कि बुजुर्ग है, सिर्फ उठा के डंडे बरसाए जा रहे थे। तो जो अंग्रेज सरकार द्वारा जिस तरीके से इस आंदोलन को दबाया जा रहा था, ये सारी चीजें मिलकर फाइनली क्या करती है, इस आंदोलन को ठंडा कर देती है ना, इस आंदोलन को ठंडा कर देती है। इस आंदोलन पर जो मुस्लिम लीग रहता है वो भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब समर्थन, मतलब वो एक तरीके से निष्कर्ष मतलब क्या बोलना चाहिए, एक ठंडा उसका प्रतिक्रिया रहता है इस पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसके असफलता की बात करें, अगर मुख्य रूप से है ना, फाइनली हम इसको सफल और असफलता के बाद भी अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा, इसको कह सकते हैं। तो अगर हम इसके असफलता की बात करें तो हमको कुछ कारण जो है वो मुख्य रूप से मिलते हैं। पहला तो ये मिलता है, असफलता के कारण को देखें तो पहला कारण तो हमको स्पष्ट रूप से
नेतृत्व की कमी। ठीक है, क्यों नेतृत्व की कमी? क्योंकि पहले दर्जे के नेता को तो 24 घंटे के अंदर में ही क्या कर लिया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकियों को ढूंढ ढूंढ के गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा हमको इसकी असफलता का कारण यह मिलता है कि असहयोग। ठीक है, राजा महाराजाओं द्वारा और जितने भी बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इस आंदोलन में भारतीय या कांग्रेस का साथ नहीं दिया। वो तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ में थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं आपका जो क्रिप्स मिशन था उसमें ये घोषित कर दिया था कि भाई अगर आप भारत में नहीं शामिल होना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना एक स्वतंत्र राज्य क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो जो असहयोग मिला उसकी वजह से भी ये चीजें हुई। फिर हम अगला इसका रीजन देखते हैं कि दमन, है ना, अंग्रेज सरकार द्वारा इसका जो बड़ी कड़ाई के साथ, इस आंदोलन का जो बड़ा कड़ाई के साथ दमन किया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा कि ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया या अंग्रेज जो है वो भारत से नहीं जा पाए। फाइनली ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो रहते हैं वो इस क्रांति की जो तुलना है ना 1942 के अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो की क्रांति जो थी उसकी तुलना जो है वो 1857 की क्रांति से भी, सिपाही विद्रोह से या उसकी क्रांति से भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये उतना ही गंभीर आंदोलन था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि इसके बैक में भी थोड़ा सा इतिहास भी आप लोगों को, है ना, हर एक का एक इतिहास होता है, तो इसका जो बैकग्राउंड था वो भी आप लोगों को समझाऊं, कारण परिणाम, असफलता के कारण ये भी आप लोगों को समझाऊं, तो आप लोग इसी के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वही चीजें हैं, अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, है ना भाई। नोट्स आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी पढ़ाई पर एकदम फोकस रहिए, कहीं भी ढुलुल पुलुल होने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर एकदम ध्यान रखिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।